नमस्कार, सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें आम जनता से जुड़े कई एजेंडों पर मुहर लगी। पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ा बड़ा फैसला हो या नई औद्योगिक नीति के जरिए निवेश को बढ़ावा देने की पहल, सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि बदलते दौर के साथ नीतियों में भी बदलाव जरूरी है। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री श्री जोगाराम पटेल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैबिनेट निर्णयों के बारे में आम जनता को जानकारी दी। सरकार के ये निर्णय प्रदेश में विकास और जनभागीदारी को नई दिशा देने वाले साबित हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल और राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिलना। इससे जिन व्यक्तियों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं वे भी अब पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जिस वक्त ये प्रावधान लागू किए गए थे उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण का मकसद था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में 2 नए विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें पहला है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2026। पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में ये प्रावधान किया गया था और तत्कालीन परिस्थितियों के देखते हुए जरूरी भी था। जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा था, जनसंख्या का रेशियो बहुत बढ़ रहा था, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा था और अनेक परिस्थितियों में जनसंख्या नियंत्रण करना आवश्यक समझा गया था। विशेषज्ञों ने, आर्थिक दृष्टि से काम करने वाले विशेषज्ञों ने भी ये राय दी थी कि जनसंख्या नियंत्रण भारतवर्ष के लिए जरूरी है और इसीलिए जो हमारे सरकारी अधिकारी थे उनके प्रमोशन के संबंध में भी ये प्रावधान किया था कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो प्रमोशन नहीं होगा। और नगरपालिका और नगर अधिनियम में भी प्रावधान किए गए थे कि 2 से अधिक संतान होगी तो उनके चुनाव लड़ने की एक ये अयोग्यता होगी। राजस्थान सरकार ने कालांतर में सरकारी अधिकारियों कार्मिकों के प्रमोशन में 2 से अधिक संतान होने की जो बाधा थी उसको हटा दिया था और अब पूर्व में जो जनसंख्या का रेशियो 3.2 था वो इन 10, 15, 20 सालों में घटते धीरे धीरे 2 पे आ गया है। अब सब तरह से ये मांग की जा रही है कि जो योग्य व्यक्ति है, सक्षम है, जनप्रतिनिधि बनने की योग्यता रखता है, उसका काम करने का मन है और मादा भी है, पर मात्र उसकी 2 से अधिक संतान होने से वो अयोग्य माना जा रहा है, इस प्रावधान को ठीक किया जावे। और आज इन दोनों विधेयकों को मंजूरी देते हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में और उसके स्पष्टीकरण में और नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करते 2 या अधिक संतान होने के बावजूद भी वो जनप्रतिनिधि अन्य योग्यताएं रखता है तो वो चाहे पंचायत राज का कोई भी इलेक्शन हो या नगर निकाय का कोई भी इलेक्शन हो, चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा। और आज के बाद ये जो पूर्व में अनेक प्रश्न करते थे कि इसका क्या होगा, आने वाले इसी कोशिश है इसी विधानसभा सत्र में इन दोनों विधेयकों को जो बिल आज आपने मंजूर दिया है इसको कानून की जामा पहचाएंगे और ये प्रावधान जो है पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 के सब क्लोज 4 और इसका जो एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण है उसको दोनों को डिलीट करेंगे और इसी तरह नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में ये संतान संबंधी जो प्रावधान है अयोग्यता का उसको भी डिलीट करेंगे।
कैबिनेट बैठक में नई औद्योगिक नीति को भी मंजूरी मिली। इससे इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि जरूरी होगी। सबसे खास बात यह है कि अगर कोई 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा तो उसे सरकार 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। उद्योग लगते ही थे, लेकिन ज़्यादातर उद्योग सरकार लगवाती थी। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता था वो सरकार तय करती थी। अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लगाता भी था तो वो छोटी सी कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लगा लेता था। हमने तीसरा जो निर्णय कैबिनेट में करा है वो है राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026। इसकी हमने एक नीति बना दी और नीति के अंदर हमने तय कर दिया कि 4 तरह के मॉडल होंगे। एक मॉडल होगा जिसमें पूरी ज़मीन रिको देगा। दूसरा मॉडल होगा जिसमें 80% ज़मीन कोई भी डेवलपर ले चुका होगा और 20% तकरीबन ज़मीन उसको अगर और चाहिएगी तो वो रिको या सरकार उसको दिला देगी। तीसरा मॉडल होगा जो पूरी ज़मीन पूरी तरह से डेवलपर ही ढूंढे, वो तीसरा मॉडल है। और चौथा मॉडल होगा जो पीपीपी मोड पर होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर होगा। इसमें हमने जो सबसे पहला मॉडल है जो ज़मीन पूरी रिको देगा उसकी भी हमने प्राथमिकता तय कर दी कि कहाँ पर देगा। जहाँ उद्योग लगने की बहुत संभावना है और उद्योग बहुत लगते हैं वहाँ पर रिको ज़मीन नहीं देगा। ये हम ऐसे जिलों में देंगे जहाँ पर उद्योग बहुत कम पहुँच पाते हैं। तो एक इंसेंटिव हो जाएगा कि अगर सरकार से ज़मीन चाहिए तो ऐसी जगह जाइए जहाँ पर उद्योग बिल्कुल नहीं लग रहे, ताकि वहाँ पर एक इकोनॉमी डेवलप हो। तीसरे मॉडल के अंदर जो पूरी तरह से डेवलपर अपने पैसे लगाकर ज़मीन खरीद रहा है और डेवलप करना चाहता है, उसको भी हम ऐसा नहीं कि मदद नहीं करेंगे, उसको भी मदद करेंगे। तो ये मदद जो होगी जो इसमें हमने तय करा है वो है कि 50 एकड़ भूमि कम से कम होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पूरा पार्क बना रहे तो छोटा सा नहीं होना चाहिए, 50 एकड़ की पूरी ज़मीन होनी चाहिए। और पहले 10 जो इंडस्ट्रियल पार्क लेकर आएगा उसको हम खास तौर से 20% कैपिटल सब्सिडी देंगे। जितना भी वो पैसा लगा रहा है उस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए उसका 20% हम उसको दे देंगे, लेकिन उसकी भी अपर लिमिट होगी। 100 करोड़ तक अगर वो खर्च करता है तो हम 20 करोड़ वापस करेंगे। अगर 100 से 250 एकड़ में वो काम करता है तो हम 30 करोड़ देंगे, और 250 एकड़ से ज़्यादा करता है तो 40 करोड़ हम उसको देंगे। कैबिनेट ने आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दी है। इससे अजमेर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान में के अजमेर राजस्थान आयुर्वेद योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 का कैबिनेट में मंजूरी दी गई। वर्तमान में प्रदेश में केवल जोधपुर जिले में ही एक हमारा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय संचालित है। बजट वर्ष 2024-25 में एक और विश्वविद्यालय खोलने की जो घोषणा की गई थी, इस बजट घोषणा को पूरा करते हुए अजमेर में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए द राजस्थान आयुर्वेद योग एवं नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इससे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राज्य सरकार की आयुष नीति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा। प्रदेश में एक और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुर्वेद योग व नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी आदि के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय चिकित्सा पद्धति की अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रदेश में आयुष क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद अधिसूचना के द्वारा दोनों आयुर्वेद विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जाएगा।
राजस्थान मंडपम की प्रोजेक्ट लागत को बढ़ाकर 5800 करोड़ करने को भी भजनलाल कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पहले के फैसले को सुधारा गया है, इससे राज्य सरकार पर अब कोई भार नहीं आएगा। मंडपम जो एयरपोर्ट के पास टोंक रोड पे जो जमीन है B2 बाईपास पर, वहाँ मंडपम बनने का निर्णय एक पहली कैबिनेट मीटिंग में हुआ था। लेकिन उस मीटिंग के अंदर जो निर्णय हुआ था उसको हमने और सुधारा है। उस समय जो निर्णय हुआ था उसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तकरीबन 3055 करोड़ आ रही थी और इस कीमत में और जो रेवेन्यू जनरेशन होता उसमें एक गैप आ रहा था, वो था 635 करोड़ का। तो ये जो गैप था इसका भार राज्य सरकार पर आ रहा था पहले मॉड्यूल में। हमने उसको बदल दिया अभी, और अब हमने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको और बेहतर बनाकर उसी एरिया में हमने कर दिया 5815 करोड़ का मंडपम बनेगा। इससे रेवेन्यू जनरेशन जो होगा वो होगा 5825 करोड़, और जो 635 करोड़ का भार राज्य सरकार पे पहले आ रहा था उसको हमने ज़ीरो कर दिया। राज्य सरकार को एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मंडपम बनके तैयार होगा जिसका इस्तेमाल हम सभी करेंगे, और उसके ऊपर भी 10 करोड़ का फ़ायदा होगा। सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट हमने इसको बना दिया। अब आप ये जानते हैं कि जिस तरह की इकोनॉमी पूरी देश में बढ़ रही है, जिस तरह के इवेंट्स आते हैं उसमें कॉन्वोकेशंस होती हैं, कन्वेंशन सेंटर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, और इन सब के आने से और भी जो फ़ायदा प्रदेश को और शहर को होता है वो तो निश्चित तौर पे होगा ही। कैबिनेट बैठक में राजस्व आसूचना निदेशालय की जगह राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी मिली है। इसके गठन से बैंक धोखाधड़ी और मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कैम पर लगाम लगेगी। आज कैबिनेट में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया गया। आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन का निर्णय भी किया गया है। ये निदेशालय वित्त राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर के अधीन कार्य करेगा, जिसका मुख्यालय जयपुर में रहेगा तथा इसके इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान रहेगा। नवगठित निदेशालय आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच एवं अभियोजन का कार्य करेगा। इससे राजस्थान संबंधी सूचनाओं और आर्थिक अपराधों की जांच का कार्य एकीकृत रूप से किया जा सकेगा। इस निर्णय से रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, बैंक बीमा, NBFC एवं शेयर बाजार से जुड़ी हुई वित्तीय अपराध, मल्टी लेवल मार्केट, झूठी ठगी, दिवालिया, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियां तथा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नौकरियां प्रवेश से संबंधित मामलों की प्रभावी जांच कर आमजन को राहत दी जा सकेगी। साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे या विक्रय, स्टाम्प एवं पंजीयन अनियमितताएं, फर्जी कंपनियों द्वारा गठित सहकारी समितियों में घोटाले जैसे आर्थिक अपराधों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई संभव हो सकेगी। ये निदेशालय वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक, खनिज सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर राजस्व लीकेज पर भी निगरानी रखेगा तथा टैक्स चोरी को भी रोक सकेगा। इस निर्णय से राजस्व संग्रहण प्रणाली मजबूत बनेगी और वित्तीय अनुशासन स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। इस निदेशालय के लिए 107 पद सृजित किए गए हैं।
जिन्हें विभिन्न राजस्व विभागों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों से विशेष चयन प्रक्रिया से भरा जाएगा। तो ये थे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के अहम फैसले, जिनका असर प्रदेश की राजनीति, उद्योग और प्रशासनिक व्यवस्था पर साफ दिखाई देगा। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी हम आपको सरकार के हर बड़े निर्णय और विकास की हर पहल से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।